हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। बच्चों, आज हम क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 34 पढ़ेंगे। हमारा विषय है सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में हम अर्थशास्त्र का टॉपिक पढ़ेंगे, निर्धनता एक चुनौती। ठीक है, इसका भाग 1 पढ़ेंगे और ये जो टॉपिक है ये आपके पार्ट 3 से लिया गया और पार्ट 3 का भी सेम नाम है, निर्धनता एक चुनौती। तो सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता देती हूँ। आपको अपना नाम लिखना है, शिक्षक का नाम लिखना है, दिनांक डालना है 22 सितंबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट का हमारा टॉपिक है निर्धनता एक चुनौती। हमें अपने आसपास बहुत से ऐसे लोग दिखाई देते हैं जो बहुत गरीब हैं। गांव में भूमिहीन कृषि मजदूर, दैनिक मजदूरी करने वाले, रिक्शा चालक, कूड़ा बीनने वाले, भिखारी, बेसहारा अनाथ, फुटपाथ या शहरों की झुग्गियों में रहने वाले ऐसे लोग जो अपनी रोजाना की ज़रूरतों को पूरा करने में असमर्थ रहते हैं। बच्चों, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें गरीब कहा जाता है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति जिनके पास की ये कुछ सुविधाएं नहीं होती हैं, मजदूरी करते हैं, दैनिक मजदूरी पाते हैं, बेसहारा अनाथ हैं, भिखारी हैं, तो इस तरह के व्यक्ति वास्तव में बहुत गरीब होते हैं। अब देखिए, इसमें बताया गया है नेक्स्ट, निर्धनता का अर्थ। ठीक है, निर्धनता क्या होती है? भुखमरी और आश्रय का ना होना निर्धनता कहलाता है। ठीक है, यह एक ऐसी स्थिति भी है जब माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते या कोई बीमार आदमी अपना इलाज नहीं करवा पाता। बच्चों, जब निर्धनता होती है, बहुत अधिक गरीबी होती है, तो क्या होता है? माँ बाप जो होते हैं अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं, विद्यालय नहीं भेज पाते हैं, उनके पास फीस देने के लिए रुपए नहीं होते और बीमार आदमियों का इलाज नहीं करवा पाते हैं। ठीक है, क्योंकि इलाज के लिए भी रुपयों की आवश्यकता होती है ना। निर्धनता का अर्थ स्वच्छ पेयजल और सफाई की सुविधाओं का अभाव है। निर्धनता का अर्थ क्या है? स्वच्छ पेयजल और सफाई की सुविधाओं का अभाव, नियमित रोजगार की कमी, न्यूनतम शालीनतम स्तर का अभाव, असहायता की भावना के साथ जीना भी है। ये क्या है? निर्धनता का अर्थ है। ठीक है, जो लोग निर्धन होते हैं उनके पास सफाई की सुविधाओं का अभाव रहता है, नियमित रोजगार की कमी रहती है, न्यूनतम शालीनता का स्तर रहता है और असहायता की भावना होती है। मतलब कि उन्हें ये उम्मीद नहीं होती कि कोई भी व्यक्ति उनकी सहायता करेगा। निर्धन लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं जिसमें उनके साथ सभी स्थानों पर दुर्व्यवहार होता है। दुर्व्यवहार का मतलब हुआ बुरा व्यवहार। ठीक है, कोई भी निर्धनता में जीना नहीं चाहता। बच्चों, क्या कोई ये चाहता है कि उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाए? नहीं। तो इसीलिए कोई भी व्यक्ति निर्धनता में जीना नहीं चाहता। आय और उपभोग के स्तर के साथ अब निर्धनता को निरक्षरता स्तर, कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता तक पहुंच की कमी आदि जैसे अन्य सामाजिक सूचकों के माध्यमों से भी देखा जाता है। मतलब अगर आज की डेट में ये माना जाए कि निर्धन व्यक्ति कौन है, तो निर्धन वही है जो कि निरक्षरता के स्तर में जीवन जी रहा है, जिस पर कि पौष्टिक भोजन का अभाव है ना, जिसके पर और जिसके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं है और जिसके पास स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, रोजगार के उचित अवसर नहीं है, जिसके पास सुरक्षित पेयजल नहीं है और स्वच्छता नहीं है, तो वो व्यक्ति कौन है? उन व्यक्तियों को निर्धन माना जाता है। ठीक है, अब देखिए सामाजिक अपवर्जन, नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, सामाजिक अपवर्जन। तो देखिए, इस धारणा के अनुसार निर्धनों को बेहतर माहौल और अच्छे वातावरण में रहने वाले संपन्न लोगों से अपवर्जित अलग रहकर निकृष्ट वातावरण में दूसरे निर्धनों के साथ रहना पड़ता है। इसका मतलब है कि जो अपवर्जन होते हैं, मतलब कि अलग रहते हैं, जो गरीब व्यक्ति होते हैं उन्हें समाज के लोग अपनों से अलग कर देते हैं ना। संपन्न लोगों से, जो पैसे वाले रुपए वाले होते हैं, धनी लोग, उनसे उन्हें अलग रहना पड़ता है और दूसरे निर्धनों के साथ रहना पड़ता है। सामान्य अर्थ में सामाजिक अपवर्जन निर्धनता का एक कारण और परिणाम दोनों ही हो सकता है। इसके माध्यम से व्यक्ति या समूह उन सुविधाओं, लाभों और अवसरों से अपवर्जित रहते हैं जिनका उपभोग दूसरे लोग करते हैं। जो धनी वर्ग के लोग हैं वो सारी सुविधाओं और लाभों का फायदा उठाते हैं, लेकिन जो गरीब लोग होते हैं, जो निर्धन होते हैं, वो उन सुविधाओं का उपयोग नहीं कर पाते हैं। भारत में जाति व्यवस्था में कुछ जातियों के लोगों को समान अवसरों में अपवर्जित रखा जाता है। अब देखिए, भारत में एक जाति व्यवस्था भी है ना, उच्च जाति और निम्न जाति के रूप में माना जाता है। तो कुछ जाति के लोगों को समान अवसरों में अपवर्जित रखा जाता है, मतलब अलग रखा जाता है।
अब नेक्स्ट पॉइंट है असुरक्षा। निर्धनता के प्रति असुरक्षा एक माप है जो कुछ विशेष समुदायों जैसे आदिवासी समूह या व्यक्तियों जैसे कोई विधवा या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के आने वाले वर्षों में निर्धन होने या निर्धन बने रहने की अधिक संभावना जताता है। ठीक है, असुरक्षा का निर्धारण परिसंपत्तियों, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अवसरों के रूप में जीविका खोजने के लिए विभिन्न समुदायों के पास उपलब्ध विकल्पों से होता है। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं, भूकंप, सुनामी, आतंकवाद आदि मामलों में जब भी लोगों के लिए बुरा समय आता है, चाहे कोई बाढ़ हो या भूकंप या फिर नौकरियों की उपलब्धता में कमी हो या दूसरे लोगों की तुलना में अधिक प्रभावित होने की बड़ी संभावना बने रहने की असुरक्षा बनी रहती है। तो जो गरीब लोग होते हैं उनके मन में असुरक्षा की भावना पनपती रहती है और वो किसी भी क्षेत्र में हो सकती है, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, है ना, या फिर कोई भी प्राकृतिक आपदा आए तो उस समय भी उनके मन में एक असुरक्षा की भावना बनी रहती है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों इसमें निर्धनता रेखा। देखिए निर्धनता रेखा, तो देखिए किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसकी आय या उपभोग स्तर न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए। ठीक है, उस व्यक्ति को निर्धन माना जाता है, गरीब माना जाता है। कब माना जाता है? जब उसकी आय या उपभोग स्तर, उपभोग मतलब हुआ उस वस्तुओं का प्रयोग करने का जो लेवल है वो न्यूनतम स्तर से अगर नीचे गिर जाता है, उससे भी कम हो जाता है, तो उस व्यक्ति को निर्धन माना जाता है, गरीब माना जाता है, और जो मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। ठीक है बच्चों, तो जो हमारी मूल आवश्यकताएं वो कौन कौन सी होती हैं? रोटी, कपड़ा और मकान। मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक वस्तुएं विभिन्न कालों एवं विभिन्न देशों से भिन्न होती हैं। हर एक देशों में जो मूल आवश्यकताएं होती हैं, जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं, वो वहाँ की समय परिस्थिति के अनुसार या आवश्यकताओं के अनुरूप अलग अलग होती हैं। अतः काल एवं स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा भी भिन्न हो सकती है। काल मतलब हुआ बच्चों समय, और स्थान मतलब जगह के अनुसार। ठीक है, काल और स्थान के अनुसार जो निर्धनता रेखा होती है वो भिन्न अलग अलग हो सकती है। प्रत्येक देश एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है जिसे विकास एवं स्वीकृत न्यूनतम सामाजिक मानदंडों के वर्तमान स्तर के अनुरूप माना जाता है। भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, कपड़ों, जूतों, ईंधन व प्रकाश, शैक्षिक व चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं आदि पर विचार किया जाता है। अब देखिए भारत में जो निर्धनता रेखा है वो किस आंकड़े के अनुसार मापी जाती है? तो वो है खाद्य आवश्यकता, जो खाने के सामान हैं उनकी आवश्यकता, कपड़ा और जूते, ईंधन, प्रकाश और शिक्षा, और इसके अलावा चिकित्सा संबंधी आवश्यकता है। तो यदि एक व्यक्ति के पास ये सभी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं तो वो व्यक्ति निर्धनता रेखा से नीचे जीवन जी रहा है। ऐसा मापदंड है भारत का। ठीक है, भारत देश का। निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता के लिए वर्तमान आधार पर किसी व्यक्ति के लिए कुल कैलोरी आवश्यकताओं पर आधारित है। खाद्य वस्तुएं जैसे अनाज, दालें, सब्जियां, दूध, तेल, चीनी आदि मिलकर इस आवश्यक कैलोरी की पूर्ति करती हैं। अब जो खाद्य वस्तुएं उसमें क्या क्या चीज़ें होनी जरूरी होती हैं? जैसे कि अनाज हैं, दालें हैं, सब्जियां हैं, दूध है, तेल है और चीनी है। ठीक है, ये खाद्य सामग्रियों में मुख्य मानी गई हैं। आयु, लिंग, काम करने की प्रकृति आदि के आधार पर कैलोरी आवश्यकताएं बदलती रहती हैं। प्रत्येक व्यक्ति की शरीर की जो कैलोरी की आवश्यकता है वो बदलती रहती है। किस बात पर आधारित होती है? एक तो आयु पर, मतलब उम्र के अनुसार, और लिंग के अनुसार। ठीक है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग है तो उसके अनुसार, और काम करने की प्रकृति के अनुसार। कोई व्यक्ति मानसिक रूप से कार्य कर रहा है तो कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से कार्य कर रहा है, तो हर व्यक्ति की जो शरीर की कार्य करने की प्रकृति है वो अलग अलग होती है। तो उसी के अनुसार जो व्यक्ति की कैलोरी की आवश्यकताएं होती हैं वो बदलती रहती हैं। भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। अब देखिए भारत में एक कैलोरी का मापदंड माना गया है, कितनी प्रति व्यक्ति चाहिए? तो देखिए अगर ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति है तो उसको कितनी चाहिए? 2400 कैलोरी प्रतिदिन चाहिए, और अगर नगरीय क्षेत्र का व्यक्ति है तो उसे 2100 कैलोरी प्रतिदिन चाहिए होती है। ठीक है, तो आप बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब इस वर्कशीट पर आधारित यहाँ पे 5
प्रश्न पूछे गए हैं, तो मैं आपको पांचों प्रश्नों के उत्तर लिखित रूप में दिखाती हूँ। पहला प्रश्न है इसका, निर्धनता के क्या क्या लक्षण हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है निर्धनता के क्या लक्षण है। इसका आंसर है निर्धनता के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। कौन से लक्षण माने गए? भुखमरी, ठीक है, पहला है भुखमरी, दूसरा है नियमित आय का न होना, तीसरा है कुपोषण, चौथा है आश्रय की कमी, और पांचवा है शिक्षक की कमी या शिक्षा की कमी भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, तो शिक्षा की कमी भी लिख सकते हैं। तो ये हुआ आपका पहला प्रश्न, निर्धनता के लक्षण, ठीक है। शिक्षक की जगह आप यहाँ पर शिक्षा कर लेंगे, ठीक है, शिक्षा की कमी, ओके। तो ये आपका पहला प्रश्न का आंसर हुआ। अब दूसरा प्रश्न है निर्धनता से लोगों का जीवन किस प्रकार प्रभावित होता है। बच्चों ये हमने अभी वर्कशीट में जाना कि जब व्यक्ति निर्धन होता है, निर्धनता की सीमा दर के नीचे जीवन जी रहा होता है, तो क्या होता है, उसे समाज से अलगाव महसूस करना होता है और उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है ना। तो वो उसका जो निर्धनता है वो लोगों के जीवन को किस प्रकार प्रभावित करती है। तो देखिए सेकंड प्रश्न का आंसर है निर्धनता के कारण निरक्षरता, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी, पौष्टिक भोजन का अभाव, सामाजिक अलगाव, उचित इलाज का अभाव, भुखमरी का होना तथा सुखों मतलब भौतिक सुखों का अभाव आदि रहते हैं। ये सारे जीवन में अभाव रहते हैं, तो इससे क्या रहता है, लोगों का जीवन प्रभावित रहता है। अब बच्चों प्रश्न नंबर थर्ड है सामाजिक अपवर्जन और निर्धनता किस प्रकार एक दूसरे का कारण और परिणाम दोनों है। तो अपवर्जन मीन्स होता है अलगाव, ठीक है, अलग होना। तो देखिए सामाजिक अपवर्जन का अर्थ है सामाजिक अलगाव, ठीक है, समाज में रहते हुए भी अलग की स्थिति में रहना। निर्धन लोग समाज से हट जाते हैं क्योंकि वो निर्धन हैं, और निर्धन भी इसलिए हैं क्योंकि वे समाज से दूर हैं। पहली बात कि वो निर्धन है इसलिए समाज उन्हें अपने से दूर कर देता है ना, और दूसरी बात कि वो समाज से दूर हैं इसीलिए वो निर्धन है। तो इस प्रकार सामाजिक अपवर्जन व निर्धनता एक दूसरे के कारण व परिणाम है, ठीक है। समाज के संपर्क में आने से उन्हें रोजगार भी मिल सकता है, शिक्षा का वो भी हो सकता है, शिक्षा भी मिल सकती है, उचित इलाज भी मिल सकता है, लेकिन क्या होता है वो पहले स्तर पर ही समाज से दूर हो जाते हैं, है ना। समाज उन्हें अपने आप से दूर कर देता है। जो धनी वर्ग है और जो उच्च शिक्षित परिवार होते हैं वो उन्हें अपने आप से दूर कर देते हैं, और दूर करना ही उनके लिए निर्धनता का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। अब प्रश्न नंबर 4 देखिए निर्धनता रेखा को निर्धारित करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। तो देखिए निर्धनता रेखा को निर्धारित करते समय निर्वाह के लिए न्यूनतम स्तर की खाद्य मतलब खाने का भोजन सामग्री, कपड़े, ईंधन, शैक्षिक, चिकित्सा व अन्य आवश्यकताएं आदि का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। ये बातें हैं कि अगर व्यक्ति के पास ये सभी चीज़ें उपलब्ध हैं तो वो निर्धनता रेखा में नहीं आता, लेकिन अगर उसके पास जैसे कि खाने का सामान की कमी है, कपड़े की कमी है, अगर ईंधन की कमी है, शिक्षा की कमी है, चिकित्सा की कमी है या कुछ अन्य आवश्यकताओं की कमी है, तो वो व्यक्ति किस में माना जाता है, निर्धनता रेखा में माना जाता है। तो निर्धनता रेखा को निर्धारित करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। जब हम निर्धनता रेखा को निर्धारित करते हैं तो इन सभी बातों का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 5 है निर्धनता किस प्रकार एक सामाजिक और आर्थिक चुनौती बनती है, अपने विचार लिखिए। तो ये 5th क्वेश्चन है। बच्चों मैं आपको 5th क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले एक बात कहना चाहती हूँ कि हमारे चैनल पर आपको इंग्लिश, हिंदी और SST की सभी वीडियोज़ मिल जाएंगी, डेली अपलोड की जाती हैं, जो डिपार्टमेंट की तरफ से वर्कशीट आती हैं। अगर आप कोई बैक वीडियो देखना चाहते हैं तो इसकी प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश और SST की सभी वीडियोज़। प्रश्न नंबर 5 का आंसर है निर्धनता एक अभिशाप होता है। तो बच्चों देखो 5th में पूछा गया है कि निर्धनता किस प्रकार सामाजिक और आर्थिक चुनौती बनती है ना। अगर व्यक्ति गरीब होगा तो क्या होगा, समाज भी उसे स्वीकार नहीं करेगा और उसके सामने आर्थिक समस्याएं भी आती रहेंगी, है ना। तो देखिए निर्धनता एक अभिशाप होता है। निर्धनता के 2 कारण हैं, एक सामाजिक असमानता और दूसरा है आर्थिक असमानता। निर्धनता को दूर करने के लिए सभी प्रकार की समानता बहुत आवश्यक है। इस प्रकार यह आर्थिक चुनौती आर्थिक व सामाजिक दोनों ही बन जाती है। तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।